वैसे तो पीके का मतलब है प्रशांत किशोर। पी और के अंग्रेजी के 2 अक्षर हैं, लेकिन इनके मायने बदलते रहे हैं। कभी पीके का मतलब पॉलिटिकल कौटिल्य बना, कभी पीके का मतलब पोल किंग बना, कभी पीके का मतलब पब्लिक की पल्स बना, और आज पीके का मतलब है बांकीपुर पब्लिक का के। प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स में पीके कैसे बन गए, ये एक ऐसी कहानी है जहां डेटा और राजनीति आपस में मिल जाते हैं। रणनीति जनादेश से जुड़ती है और एक चुनावी सलाहकार खुद चुनावी मैदान में सलाह देने की बजाय जनता की अदालत में हाथ जोड़कर वोट मांगने लगता है। एक बार जाति, धर्म, दल और नेता के अंधभक्ति से ऊपर उनके बिहार के बेहतरी के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए, बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए वोट दीजिए। ये जनसुराज में मजबूत आदमी नहीं ढूंढ रहे हैं, सही आदमी ढूंढ रहे हैं। जनता के हाथ में पावर है, आप जिसका बटन दबाते हैं तभी कोई राजा बनता है। अब आप चाहे 5 रुपए में राजा बनाइए, चाहे अपना रोजी रोजगार के लिए राजा बनाइए, वो आपके हाथ में है। जब तक बिहार के बच्चों के पीठ पर स्कूल का बस्ता नहीं होगा, तब तक उनको मजदूर बनकर बोरा ही ढोना पड़ेगा। आपके जाति का हो या धर्म का, अगर आपका और आपके बच्चे का हक मिलता है, उसको वोट करके पहुंचाइए और उसको गलती से अलग हटाइए, तभी आपका भला होगा। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े, ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। राजनीति कुरुक्षेत्र भी है और तपोभूमि भी। यहाँ हर हार पराजय नहीं होती, हर जीत हमेशा मंजिल नहीं होती। कभी कभी तो राजनीति बदलने के लिए सैकड़ों सीटों की जरूरत भी नहीं होती। सिर्फ एक वोट, बस एक जीत और एक संदेश ही काफी होता है। 3 अगस्त 2026 की तारीख बिहार की राजनीति में भी ऐसी ही एक कहानी लिख गई। पटना का बांकीपुर 31 बरस से ये सीट भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ रही। बांकीपुर पर 1995 से लगातार बीजेपी का कब्जा रहा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट, जहां का उपचुनाव बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए पहला चुनावी इम्तिहान था। लेकिन इस बार इस गढ़ पर एक नया रंग चढ़ा, पीला रंग, जनसुराज का रंग। और उस रंग के पीछे खड़ा था एक ऐसा चेहरा जिसने वर्षों तक खुद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन देश के सबसे बड़े नेताओं की चुनावी किस्मत लिखी। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के अभेद किला रहे बांकीपुर में जनसुराज का पीला परचम लहरा दिया। नाम प्रशांत किशोर। ये जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं रही, ये एक संदेश बना, एक वापसी की राह बना, एक जवाब बनकर उभरा उन सभी सवालों का जो पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में पहली हार के बाद प्रशांत किशोर से पूछे जा रहे थे। क्या पीके एक नाम है या एक राजनीतिक प्रयोग, या एक चुनावी रणनीतिकार सचमुच जननेता बन रहा है? क्या बांकीपुर सिर्फ एक उपचुनाव की जीत है या बिहार की राजनीति में एक नए विकल्प की दस्तक? पहली हार ने पीके को क्या सिखाया और बांकीपुर की जीत ने क्या बदला? आखिर कौन है प्रशांत किशोर? डेटा के जादूगर, चुनावी चाणक्य, किंग मेकर, या एक ऐसे नेता जिसकी असली परीक्षा अभी बाकी है? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 2029 का लोकसभा चुनाव और 2030 का अगला बिहार विधानसभा चुनाव
प्रशांत किशोर के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगा या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति का भविष्य बदलने की कोशिश करेंगे? बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है। एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो, बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर चुनाव शतरंज है तो प्रशांत किशोर इस सियासी शतरंज के माहिर खिलाड़ी रहे हैं, जो खुद मोहरे बनने की बजाय पूरी बिसात सजाते रहे। उसी पीके के लिए बांकीपुर उपचुनाव में मिली जीत बहुत खास बन गई। पहली जीत, पहला जनादेश। बांकीपुर ने जनसुराज को पहली बार विधानसभा पहुंचाया। जिस पार्टी का पिछले विधानसभा चुनाव में खाता नहीं खुला था, उसे पहली राजनीतिक पहचान यही मिली। रणनीतिकार से जन नेता, वर्षों तक दूसरों को चुनाव जिताने वाले प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरे और पहली ही कोशिश में जनता का जनादेश हासिल कर लिया। बीजेपी का 31 साल पुराना गढ़ टूटा। 1995 से लगातार बीजेपी के कब्जे वाली बांकीपुर सीट पर जीत दर्ज करना सिर्फ चुनावी कामयाबी नहीं, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक प्रतीक भी बन गया। प्रतिष्ठा की सीट पर प्रतिष्ठित जीत। ये वही सीट थी जहां से 5 बार विधायक रहे नितिन नवीन का राजनीतिक प्रभाव रहा। ऐसे गढ़ में जीत से जनसुराज को नई राजनीतिक विश्वसनीयता मिली है। 2025 की करारी हार के बाद कमबैक। पिछले चुनाव में बांकीपुर में ही जनसुराज को महज 5% के आसपास वोट मिले थे। इस बार पीके ने लगभग 10 गुना वोट हासिल किए। क्या बांकीपुर की जीत सिर्फ एक चुनावी रणनीति की जीत थी, या हाल के छात्र आंदोलनों, जेन ज़ी की नाराजगी और शिक्षा रोजगार जैसे मुद्दों ने भी इस जनादेश की दिशा तय की? क्या प्रशांत किशोर ने उस असंतोष को राजनीतिक समर्थन में बदल दिया? यही सवाल मेकिंग ऑफ पीके की इस कहानी को और दिलचस्प बनाने वाली है। मेकिंग ऑफ पीके में साल 1977 बहुत अहम है। 1977 भारत के लोकतंत्र का एक निर्णायक साल था। एक तरफ देश इमरजेंसी की आखिरी रातें गिन रहा था, दूसरी तरफ बिहार की धरती पर एक बच्चे ने जन्म लिया। वो धरती जहां से जेपी आते थे। 20 मार्च 1977 को रोहतास की मिट्टी में जन्म हुआ प्रशांत किशोर का। ठीक अगले दिन 21 मार्च 1977 देश से इमरजेंसी हट जाती है। उसी बिहार से जहां पर जयप्रकाश नारायण की हुंकार ने सत्ता की नींव उस वक्त हिलाकर रख दी थी, जहां गलियों और चौपालों में दिनकर की पंक्तियां गूंजती थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यहीं से लोकतंत्र ने सत्ता को संदेश दिया कि जनता जब तय कर ले तो सबसे मजबूत राजनीतिक गणित भी बदल जाता है। शायद इतिहास को भी तब अंदाजा नहीं रहा होगा कि इसी दौर की देहरी पर जन्मा एक बच्चा आने वाले वर्षों में जनता के मूड को पढ़ना और उसे डेटा में बदलना और डेटा को चुनावी रणनीति में ढालना अपना पेशा बना लेगा। बिहार एक ऐसा प्रदेश जहां राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। जहां चाय की दुकान पर संविधान से लेकर मुख्यमंत्री तक पर बहस होती है, जहां जाति समाज को भी बांटती है और वोटों को भी, जहां हर चुनाव एक नई चुनावी गणित लिखता है। यही बिहार प्रशांत किशोर की पहली पाठशाला बना। जब बिहार मंडल की राजनीति देख रहा था, जब लालू प्रसाद यादव अपनी सियासत में सामाजिक न्याय की नई परिभाषा लिख रहे थे, जब नीतीश कुमार एक नए विकल्प की तलाश में थे, तब प्रशांत किशोर राजनीति में नहीं, पढ़ाई में व्यस्त थे। पढ़ाई पूरी हुई, जिंदगी ने एक अलग रास्ता दिखाया। ये रास्ता था पब्लिक हेल्थ का, देश नहीं विदेश का रास्ता, चुनावी रैली नहीं, संयुक्त राष्ट्र की राह। प्रशांत किशोर संयुक्त राष्ट्र से जुड़े और अफ्रीका में पब्लिक हेल्थ से जुड़े अभियानों पर काम करने लगे। उनका काम था आंकड़ों को समझना, बीमारियों के फैलने का पैटर्न देखना, सरकारी योजनाओं का असर मापना, सीमित संसाधनों में बेहतर रणनीति बनाना। यही रणनीति आगे चलकर पीके की पहचान बनने वाला था। पहले वे बीमारी के फैलने का नक्शा पढ़ते थे, अब वे वोटों के बदलते रुझान पढ़ने वाले थे।
2007-8 के आसपास प्रशांत किशोर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संपर्क में आए। राहुल गांधी के साथ जुड़ने के बाद प्रशांत किशोर को अमेठी के मुंशीगंज के संजय गांधी अस्पताल की प्रबंधन और स्वास्थ्य परियोजनाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई। संजय गांधी अस्पताल में करीब 6 महीने से अधिक समय तक काम करने के दौरान ही उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। अमेठी में प्रोजेक्ट को सफलता से संभालने के बाद वो गुजरात चले गए और उसके बाद का इतिहास जग जाहिर है। साल 2011 नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन उनकी मंजिल गांधीनगर नहीं, दिल्ली थी। उस वक्त यूपीए 2 सरकार जनता के गुस्से का सामना कर रही थी। ऐसे समय में एक चुनावी अभियान तैयार हो रहा था, जो आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति का चेहरा बदलने वाला था। 2013 में पीके ने 2014 के आम चुनाव की तैयारी के लिए सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी CAG नाम से एक प्रचार कंपनी बनाई। ये पारंपरिक राजनीतिक संगठन नहीं था, ये एक चुनावी प्रयोगशाला थी, जहां डेटा एनालिस्ट थे, IIT और IIM के युवा थे, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल थे, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट थे और सैकड़ों वॉलंटियर थे जो चुनाव को एक प्रोजेक्ट की तरह देख रहे थे। पहली बार भारत में चुनावी अभियान कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह चलाया जाने लगा। हर जिले की रिपोर्ट, हर विधानसभा का डेटा, हर बूथ की ताकत, हर जातीय समीकरण का विश्लेषण, ये एक तरह से पॉलिटिकल मैनेजमेंट था। यही वो दौर था जब चाय पर चर्चा जैसे अभियान सामने आए। 3D होलोग्राम रैलियां, डिजिटल वॉलंटियर, सोशल मीडिया के जरिए लाखों समर्थकों तक सीधी पहुंच जैसे चुनाव प्रचार के तरीके पहली बार प्रयोग में आए। ये सब आज भले ही सामान्य लगता है, लेकिन उस समय ये भारतीय चुनावों के लिए बिल्कुल नया था। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इस जीत की कई वजह थी। मोदी का नेतृत्व, बीजेपी संगठन की मजबूती, राजनीतिक माहौल और जनता की आकांक्षाएं। लेकिन इसी चुनाव के बाद पीके का नाम राजनीतिक गलियारों में तेजी से आया। इस समय में प्रशांत किशोर कांग्रेस के अस्पताल संभालते थे, इंदिरा गांधी अस्पताल। लेकिन कुछ कांग्रेस की अंदरूनी कलह भी थी और मोदी जी से प्रशांत किशोर का संपर्क हुआ जब वो कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी में काम कर रहे थे और उनको वहाँ मौका सूझा। मोदी को भी लगा तो बहुत अहम भूमिका थी उनके मार्केटिंग में, उनके शोकेसिंग में। जो 2014 में जो एक नए ढंग से चुनाव लड़ा जाने लगा, वहाँ से शुरुआत हुई, जिसमें डिजिटल, ऑनलाइन आदि आदि का, और एक अहम भूमिका रही प्रशांत किशोर का उसके योजना में, उसके प्रबंधन में, उनके सलाह में और सारी चीज़ों को पूरा देश में ऑर्गेनाइज करने में। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर बहुत अहम भूमिका में थे। यहीं से एक दिलचस्प सवाल पैदा हुआ, क्या एक चुनावी रणनीतिकार किसी पार्टी का होता है या सिर्फ अपनी रणनीति का? क्या विचारधारा एक प्रोफेशनल की सीमाएं तय करती है या उसका काम सिर्फ अपने क्लाइंट को जिताना होता है? अगर इन सवालों के जवाब आसान होते तो शायद प्रशांत किशोर इतने विवादित भी ना होते। साल 2015 बिहार विधानसभा चुनाव। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ तब मोदी के धुर विरोधी रहे नीतीश कुमार, साथ में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के साथ महागठबंधन। और सबसे दिलचस्प बात, महागठबंधन की चुनावी रणनीति वही प्रशांत किशोर तैयार कर रहे थे, जो कुछ महीने पहले तक नरेंद्र मोदी के अभियान का हिस्सा रहे थे। इसके बाद सवाल उठे कि क्या पीके ने पाला बदल लिया या उन्होंने कभी कोई पाला चुना ही नहीं था। चुना मेरे ख्याल से नीतीश कुमार को इसलिए कि उनके घरेलू नेता थे और नीतीश की पार्टी एक पारंपरिक रूप से एक समाजवादी, सामाजिक न्याय की पार्टी थी और तो उनको ये लगा कि यहाँ पर अपना उनका नाम बनेगा तो इससे जो है बिहार में वो स्थापित होंगे और बाद में तो शायद वो वाइस प्रेसिडेंट भी बने जनता दल यू में। तो यही कहना पड़ेगा कि एक उनका लॉन्ग टर्म
जो स्ट्रैटेजी है प्रशांत किशोर ने उसके चलते नीतीश कुमार को ज्वाइन किया। 2015 के चुनाव में प्रशांत किशोर इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के को-फाउंडर बने। उस वक्त पीके ने नीतीश कुमार के चुनावी अभियान में कुछ ऐसे प्रयोग किए जो बाद में भारतीय चुनावों का हिस्सा बन गए। मिसाल के तौर पर हर घर दस्तक, लोकल मुद्दों पर फोकस, बूथ लेवल तक फीडबैक सिस्टम, उम्मीदवारों की छवि का लगातार आंकलन, नीतीश के निश्चय विकास की गारंटी के नारे के साथ सीएम के 7 कमिटमेंट्स को जनता तक पहुंचाया। 2015 बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित श्री मदन सहनी, श्री कपिल देव कामत, श्रीमती अनीता देवी, श्री विजय प्रकाश। अब प्रशांत किशोर देश के सबसे चर्चित चुनावी सलाहकार बन चुके थे। उनके समर्थक कहते थे पीके चुनाव की नब्ज पढ़ लेते हैं। उनके आलोचक कहते थे वे राजनीति को कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट बना रहे हैं। लेकिन उस चुनाव के बाद प्रशांत किशोर सलाहकार से आगे बढ़कर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। प्रशांत से मेरा रिश्ता आज का है,